वो काली रात बालक विष्णुगुप्त के जीवन की सबसे भयानक रात थी। उसने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया था। पूरा दिन गुजर गया, अंधेरी रात की शुरुआत हो गई थी। विष्णुगुप्त अपने माता पिता की चिता के राख के बगल में ही रोते हुए बैठा रहा। दूसरे दिन की सुबह हुई। एक आदमी के पांव की आहट विष्णुगुप्त के नजदीक आती जा रही थी। उसने बालक विष्णुगुप्त के कंधे में हाथ रखा। बालक विष्णुगुप्त, मैं मगध साम्राज्य का मंत्री कात्यायन, मुझसे बिल्कुल भयभीत मत हो। मैं तुम्हारे पिता आचार्य जनक का मित्र हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन काल में तुमसे ज्यादा बौद्धिक शक्ति से मजबूत बालक नहीं देखा है। पिताश्री ने कई बार आपकी चर्चा की थी, अब वो नहीं रहे, तो बताइए मेरा इस सृष्टि में क्या ही उद्देश्य बचा है। बिना उद्देश्य के किसी भी जीवित मनुष्य का सृष्टि में रहना उसे सत्य के मार्ग से दूर करता है। अब मैं भी इस सृष्टि में नहीं रहना चाहता। ऐसी बातें वीर आचार्य रहे चाणक्य के पुत्र के मुख से शोभा नहीं देती हैं। तुम्हें शायद स्मरण नहीं कि तुम किस विशेष आचार्य के पुत्र हो, और तुम्हें यह भी ज्ञात नहीं कि तुम्हारे जन्म के समय ऋषि मुनियों ने क्या भविष्यवाणी की थी। कोई भी व्यक्ति बिना कठिनाइयों को पार किए महापुरुष नहीं बन सकता। तुम्हें तो राष्ट्र निर्माता बनना है। कोई भी व्यक्ति समाज में विशेष अपने कर्मों से बनता है विष्णुगुप्त। समाज में विशेष बनने के लिए इंसान को कई यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। आज तुम्हारे सामने ऐसी ही एक यातना खड़ी हुई है, जिसके सामने तुम्हें सिंह की भांति खड़े होना चाहिए। आज के बाद से जब तक तुम श्रेष्ठ नहीं बन जाते, तब तक ये दुनिया तुम्हें प्रताड़ित करेगी, तुम्हें कई बार अयोग्य कहेगी, यथासंभव अपमानित भी करेगी, तुम्हारा उपहास भी उड़ाएगी। पर तुम्हें अपने पितृ ऋण से मुक्ति तब मिलेगी जब तुम राष्ट्र निर्माता के तौर पर खुद को स्थापित कर लोगे। इसलिए अपने कर्म की तरफ आगे बढ़ो और दुनिया को खुद के आगे नतमस्तक करने की शुरुआत आज से ही इस चिता की राख को विभूति मानकर शुरू कर दो। आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं। मैं आपके बताए मार्ग पर तभी पथ प्रदर्शित कर पाऊंगा जब आप मुझे बता सकें कि आखिर मेरे पूज्य पिताश्री के साथ मगध महाराज ने क्या किया। ये एक लंबी कहानी है पुत्र, जो सही समय आने पर खुद महापद्मनंद का पुत्र धनानंद तुम्हें बताएगा। अभी मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारे पूज्य पिताश्री ने मगध की खुशहाली के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। उनकी मृत्यु की वजह मगध महाराज का निरंकुश शासन काल ही है। तुम्हारे पिताश्री कहा करते थे, कोई भी व्यक्ति समाज में दुविधाओं के पहाड़ लांघे बिना बदलाव नहीं ला सकता है। मिट्टी के घड़े को भी अग्नि में तपना पड़ता है, तभी वो शीतल जल देने लायक बनता है। पुत्र, तुम्हारा जीवन भी अग्नि की शिला में खड़ा हुआ है, जिसमें तुम्हें तपना ही होगा। स्मरण रखना, बिना तपे कोई भी स्वर्ण इस सृष्टि में नहीं चमक सकता है। तुम्हारे कंधों पे तो पूरे राष्ट्र का भार आने वाला है। मेरे पिताश्री कहते थे कि मगध साम्राज्य असीम क्षमताओं का धनी है। ये पूरे संसार का केंद्र बिंदु बन सकता है। इस राष्ट्र को मुझे आगे बढ़ाना है, जिसके लिए मुझे अपने पिता के अंतिम क्षणों के संघर्ष के बारे में जानना है। कृपा करिए पिता तुल्य, मुझे पिताश्री के अंतिम क्षणों के संघर्ष के बारे में बताने का कष्ट करिए। इससे मुझे भविष्य के मार्ग में चलने की प्रेरणा मिलेगी। सुनो विष्णुगुप्त, मगध महाराज ने तुम्हारे पिताश्री को बंदी बनाने का आदेश दे दिया था। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सैनिक उन्हें घसीट रहे थे। तुम्हारे पिताश्री के ऊपर मगध महाराज जोर जोर से हंस रहा था। भविष्य में महाराज बनने वाला धनानंद आगे आ गया और बोला, इस कुरूप ब्राह्मण को तुरंत प्रजा के सामने मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। इस आज्ञा को सुनते ही सैनिक आचार्य जनक को घसीटने लगे। आचार्य जनक जितने बुद्धिमान थे उतने ही बलवान भी थे। वो सैनिकों के सामने खड़े हो गए। कई सैनिक उन्हें घसीट नहीं पा रहे थे।
सैनिकों के साथ उनका संघर्ष चल ही रहा था कि मगध महाराज का अभिमान अपनी तीव्रता पर पहुंच गया। उसने तुरंत कहा, अभी इसी वक्त इस ब्राह्मण का सर धड़ से अलग कर दिया जाए। तुम्हारे पिताश्री ने बहुत संघर्ष किया। उन्हें देखकर मगध की जनता भी रो रही थी, पर महाराज के डर के आगे कोई कुछ न कर सका। कई सैनिक आगे आए और आचार्य चणक के सर को धड़ से अलग कर दिया। तुम्हारे पिताश्री शूरवीर थे। उन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए पूर्ण संघर्ष किया था। वो पहले शूरवीर थे जिसने मगध साम्राज्य के निरंकुश शासन को अकेले चुनौती दी थी। इस भूमि ने मेरे पिता का तिरस्कार देखा है, उनकी मृत्यु देखी है। मगध महाराज और उसके पुत्र धनानंद को मैं चणक पुत्र विष्णुगुप्त कभी क्षमा नहीं करूंगा। भविष्य में एक ऐसा काल भी आएगा जब मैं इस नंद वंश को इस धरती से उखाड़ फेंकूंगा। धनानंद, उस काल की प्रतीक्षा करना। विष्णुगुप्त ही तुम्हारे कुल का विनाश करेगा। पुत्र, वैसे तो मैं मगध राज्य का मंत्री हूं, पर इस दौर में मैं खुद को विवश महसूस कर रहा हूं। मुझे खुद के ऊपर घृणा आ रही है। मैं चाहकर भी तुम्हारे पिता की रक्षा नहीं कर सका। हो सके तो मुझे क्षमा करना पुत्र, क्षमा करना। पर आज मैं इस सूर्य को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैं जब तक जीवित हूं तुम्हारे साथ मगध का कोई सैनिक बुरा नहीं कर सकता है। मैं तुम्हारी सुरक्षा को लेकर तुम्हें आश्वस्त करता हूं। नहीं नहीं, आप मेरे पिता तुल्य हैं। क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। पुत्र, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे बारे में बताया था, इसलिए मुझे तुम्हारी क्षमताओं के बारे में ज्ञात है। मुझे ज्ञात है कि तुम्हें अध्ययन करने में बेहद रुचि है। तुम शास्त्रों को पढ़ना चाहते हो। अब मेरी सलाह ध्यान से सुनो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में तो तुम जानते ही होगे। वहां मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम पुंडरीकाक्ष है। मैं उनके लिए एक पत्र लिख देता हूं। इस पत्र को लेकर तुम तक्षशिला के लिए प्रस्थान करो। वहां तुम्हारा चयन हो जाएगा। वैसे भी अभी मगध की सीमा के पास रहना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जी, पर आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? पुत्र, तुम इस राष्ट्र के भविष्य हो। इसके लिए तुम्हारा जीवित रहना जरूरी है। मैं तुम्हारे पिताश्री को बचा नहीं सका, पर तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मगध में तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तक्षशिला जाते वक्त भी तुम किसी को अपना नाम विष्णुगुप्त नहीं बताओगे। तक्षशिला की यात्रा बहुत लंबी है। वहां पहुंचने में तुम्हें कई साल लग जाएंगे, लेकिन जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। तुम कुटिल नीतियों के धनी हो, इसलिए आज से तुम सभी को अपना नाम कौटिल्य बताओगे। इस तरह बालक विष्णुगुप्त को अपना दूसरा नाम कौटिल्य मिल चुका था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। कुछ दिन विष्णुगुप्त, जो कि अब कौटिल्य बन चुका था, वो पास के ही गांव में रहा। कुछ दिनों बाद वो मंत्री कात्यायन के लिखे पत्र के साथ तक्षशिला के लिए प्रस्थान किया। जैसा कि सभी को मालूम है कि चाणक्य ने अपना अध्ययन तक्षशिला से पूरा किया था। तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में है, वो आज से 2000 साल पहले अध्ययन का अंतरराष्ट्रीय केंद्र हुआ करता था। तक्षशिला का इतिहास ईसा से 600 वर्ष पहले शुरू होता है। हालांकि लोक मान्यता है कि भारत के पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला स्थापित हुई। ऐसा मानने वाले वाल्मीकि रामायण का हवाला देते हैं। बाद में इसकी ख्याति प्राचीन भारत के प्रमुख विद्यापीठ के रूप में हुई। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला प्राचीन भारत के 3 ज्ञान केंद्र थे।
इन्हें आज के समय के हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से भी बड़ी ख्याति प्राप्त थी। तक्षशिला पहले व्यावसायिक मंडी बना। यूनान, पर्शिया, अफगानिस्तान, चीन से लगातार आवागमन के कारण यहाँ के व्यवसायियों ने अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए विद्वानों को आश्रय देना शुरू किया। शिक्षा लेने के लिए भवन का निर्माण कराने लगे। आचार्यों के रहने खाने का प्रबंध भी करवाने लगे। फिर देश के विभिन्न भागों से विद्वान यहाँ आने लगे। धीरे धीरे तक्षशिला को विश्व भर में पढ़ाई का केंद्र मान लिया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी चाणक्य और उनकी शिक्षा का डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उल्लेख किया है। अभी तक हम लोगों ने सुना है कि बालक विष्णुगुप्त को उसका दूसरा नाम मगध साम्राज्य के मंत्री कात्यायन द्वारा कौटिल्य मिल चुका था। इसी के साथ कात्यायन ने एक पत्र लिखकर भी विष्णुगुप्त को दिया था, जिस पत्र की वजह से तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए दाखिला लेने वाला था। इसलिए विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य ने मगध से तक्षशिला की ओर प्रस्थान कर लिया था। समय की रफ्तार के साथ बालक विष्णुगुप्त का सफर भी शुरू हो चुका था। वो काशी देखने वाला था, तभी उसे एक संतों का बड़ा समूह मिल गया। बालक विष्णुगुप्त के अंदर मगध साम्राज्य के गुप्तचरों का डर बैठा हुआ था, इसलिए उसने संतों के साथ ही चलना शुरू कर दिया। बालक, पहले तुम्हें कभी संत समूह में देखा नहीं। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम कौटिल्य है। मैं मगध साम्राज्य से आया हूँ और आगे के अध्ययन के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय जा रहा हूँ। गुरुदेव, मुझे संतों का समूह दिखा तो मुझे लगा तक्षशिला का लंबा सफर शिक्षा ग्रहण करते हुए कट जाएगा, इसीलिए मैं इस समूह का हिस्सा बन गया। इस तरह बालक विष्णुगुप्त, जो कि अब कौटिल्य नाम को अपना चुका था, उसका सफर जारी रहेगा। इस बीच कई राज्यों को पार करते हुए कौटिल्य को चलते हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। मथुरा पहुंचने के बाद कौटिल्य नए संतों के समूह के साथ जुड़ गया, जो तक्षशिला की तरफ जा रहे थे। कौटिल्य ने भी उनके साथ अपना तक्षशिला का सफर जारी रखा। मथुरा से निकलते हुए कौटिल्य को 1 वर्ष हो चुका था। इसी दौरान उसे तक्षशिला की सीमा नजर आई। तक्षशिला को अपनी आंखों के सामने देखते ही कौटिल्य के चेहरे में मुस्कान आ गई, और वो क्षण भी आ गया जब कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के सामने खड़ा था। तक्षशिला विश्वविद्यालय के सामने कौटिल्य की आंखें नम हो गई, साथ ही उसके शरीर में रक्त संचार भी तेज हो गया। उनके कानों में उनके पिता आचार्य चनक की आवाज गूंज रही थी। पुत्र, तुम्हें एक ऐसा ब्राह्मण बनना है जिसे लोभ का स्पर्श तक न हो, जो अकेला ही अपने पथ पर चलने वाला हो, जिसमें त्याग और बलिदान की भावना हो, जिसमें साहस हो, जो मेधावी भी हो और शूरवीर भी हो, जिसके अंदर शौर्य के समान तेज हो और जल समान शीतलता भी हो। इसके लिए एक दिन तुम्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय जाना होगा। अगर तुम वहां चले गए तो तुम एक मगध साम्राज्य क्या, अनेक साम्राज्यों की रचना कर सकते हो और उन्हें ठोकर भी मार सकते हो। तुम एक दिन राष्ट्र निर्माता बनोगे और उस दिन मेरी यानी आचार्य चनक की तपस्या सफल होगी। अचानक कौटिल्य का ध्यान तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाहर खड़े द्वारपाल के ऊपर गया। उसने शांत मन से द्वारपाल से कहा, प्रणाम, मेरा नाम कौटिल्य है। मैं बहुत दूर मगध साम्राज्य से आया हूँ। मुझे आचार्य पुंडरीकाक्ष से मिलना है। क्या आप मुझे उनके पास ले जाने का कष्ट कर सकते हैं? बालक, वैसे तो आचार्य पुंडरीकाक्ष से मिलना आसान कार्य नहीं है, परंतु आप मगध साम्राज्य से यहाँ आए हैं, इसलिए मैं आपको उनके कक्ष तक लेकर चलता हूँ। आचार्य, क्या यह आचार्य पुंडरीकाक्ष का कक्ष है? हाँ, मैं ही आचार्य पुंडरीकाक्ष हूँ, पर क्षमा करना, मेरी स्मरण शक्ति में
तुम्हारा चेहरा ध्यान नहीं आ रहा है। क्या मैं तुम्हारा शुभ नाम और यहां आने का उद्देश्य जान सकता हूं? आचार्य, मैं धन्य हुआ आपको देखकर। आप क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना करिए, बल्कि इस समय यहाँ अचानक आने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आचार्य चणक पुत्र कौटिल्य हूँ। मुझे यहाँ मगध साम्राज्य के मंत्री कात्यायन ने भेजा है। उन्होंने मेरे साथ एक पत्र भी लिखकर भेजा है। इस पत्र में उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में मेरे दाखिले की बात लिखी है। कृपा करके इस पत्र को पढ़ लीजिए। आचार्य पुंडरीकाक्ष, मगध साम्राज्य के मंत्री कात्यायन का आपको प्रणाम। अपेक्षा करता हूं कि आचार्य चणक का पुत्र कौटिल्य आपके पास मेरा पत्र लेकर पहुंच गया होगा। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आचार्य चणक को मगध महाराज ने छलपूर्वक मृत्यु दंड दे दिया है। उनका पुत्र कौटिल्य असीम बौद्धिक क्षमता का धनी है। ये भविष्य का युग पुरुष बन सकता है। कृपा करिए इसको मार्गदर्शन दीजिए और इसकी क्षमता अनुसार तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का अवसर प्रदान करिए। मगध के भविष्य को आपकी जरूरत है। इस भविष्य निर्माता का ख्याल रखिएगा। इस राष्ट्र निर्माता को आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। पुत्र कौटिल्य, तुम्हारे पिता आचार्य चणक को मैं भली भांति जानता था। वो असीम क्षमता के धनी थे। मुझे ये भी ज्ञात है कि तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारा नाम विष्णुगुप्त रखा गया था और तुम्हारे लिए कई ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की थी कि तुम राष्ट्र निर्माता बनोगे। तुम्हारे पिता ने मेरा मार्गदर्शन किया था। उन्होंने मुझे नीति पर चलना सिखाया था। उन्होंने बताया था कि भ्रष्ट शासन कैसे देश को खोखला कर देता है। उन्होंने मुझे अर्थशास्त्र का ज्ञान दिया था। अब उचित समय आ गया है कि मैं इस ज्ञान से तुम्हें अवगत करवाऊं। आज से और अभी से मैं आचार्य पुंडरीकाक्ष तुम्हारा तक्षशिला विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूं। अग्नि, आकाश, वायु, जल और अपनी संपूर्ण विद्या को साक्षी मानकर तुम्हारे तेज और बौद्धिक क्षमता को देखकर तुम्हें नए नाम से अवतरित करता हूं। आज से और अभी से तक्षशिला के अंदर और बाहर लोग तुम्हें चाणक्य नाम से याद रखेंगे। इतिहास में चाणक्य को 3 नामों से याद किया जाता है: विष्णुगुप्त, कौटिल्य और गुरु चाणक्य। कहा जाता है कि चाणक्य नाम उनको उनकी क्षमता को देखते हुए तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही दिया गया था। उस काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम बहुत बड़ा था, जो सिंधु नदी के किनारे एक नगर के रास्ते पर बसा हुआ था। उस विश्वविद्यालय में दुनिया के सबसे प्रखर विद्वान आचार्य के रूप में विद्यार्थियों को शिक्षा दिया करते थे। तक्षशिला में दाखिला मिलना भी आसान नहीं हुआ करता था। उस विश्वविद्यालय में दूर दूर से राजा महाराजा के बच्चे अध्ययन के लिए आया करते थे। उस दौर में तक्षशिला विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी पढ़ाई किया करते थे। इस तरह की तथ्य बताते हैं कि भारतवर्ष हमेशा से ही शिक्षा के मामले में धनी रहा है। विष्णुगुप्त को उसका तीसरा नाम चाणक्य मिल चुका था और समय के साथ चाणक्य नाम धीरे धीरे तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध हो गया। तक्षशिला में रहकर चाणक्य ने कई विषयों का अध्ययन किया। इसमें से एक विषय की प्रमुखता से चर्चा की जाती है और वो है अर्थशास्त्र। समय चक्र की रफ्तार के साथ चाणक्य की शिक्षा शुरू हो चुकी थी। तक्षशिला में कुछ वर्षों में ही उसने शास्त्रों का अध्ययन न सिर्फ प्रारंभ किया था, बल्कि अपनी प्रतिभा के अनुसार उन पर चिंतन भी करने लगा। एक दिन आचार्य पुंडरीकाक्ष ने बहुत से विद्यार्थियों के सामने कहा, मैं आज सभी विद्यार्थियों में से चाणक्य को बुलाना चाहता हूं। चाणक्य, इधर आइए। प्रणाम गुरुदेव। कोई खास बात? आपने इन सब के बीच मेरा ही स्मरण किया? हम जानने के इच्छुक हैं कि तुम एक वाक्य में राज्य के बारे में क्या कहते हो।
सभी विद्यार्थीगण चाणक्य की बात को ध्यान से सुनना। गुरुदेव, राज्य अपना विधान स्वयं बना सकते हैं। उनका नियम शास्त्रों के नियम से ऊपर है। राज्य केवल और केवल न्याय के आधार पर ही चल सकते हैं। मैं जिसे राज्यों का न्याय कह रहा हूं, वही भविष्य का संविधान बनेगा। राजा की इच्छा या ब्राह्मणों के ज्ञान से सरकार या सत्ता नहीं चलेगी। राज्य की सत्ता केवल संविधान के हिसाब से ही चलेगी। संविधान ही सर्वोपरि है। भारतीय इतिहास में चाणक्य पहले चिंतक थे जिन्होंने कह दिया था कि राज्य अपना खुद का कानून भी बना सकता है। अगर धर्मशास्त्र और संविधान के बीच संघर्ष हो तो संविधान के हिसाब से ही राज्य चलेगा। आज से 2300 साल पहले संविधान जैसे दस्तावेज की कल्पना करना भी काफी बड़ी बात थी। यूनान, मिस्र से लेकर दुनिया के किसी भी कोने में उस दौर में ऐसे दस्तावेज के ऊपर बहस नहीं हो रही थी। आचार्य चाणक्य ने तक्षशिला में रहकर अध्ययन किया, फिर वहीं आचार्य भी बन गए। धीरे धीरे उनकी गिनती तक्षशिला विश्वविद्यालय के सबसे प्रभावशाली गुरुजनों में होने लगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि चाणक्य के जीवन का बड़ा हिस्सा तक्षशिला में गुजरा था। इधर चाणक्य तक्षशिला में अर्थशास्त्र का निर्माण कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मगध की राजगद्दी में महापद्मानंद के बाद नंद वंश का क्रूर शासक धनानंद बैठ चुका था, जिसकी राक्षस समान हंसी से पता चल सकता था कि वो कितना क्रूर और भयानक शासक है।